पहला प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए गंगा नदी तो ये जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती तब बनती, भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये दोनों कहां मिलते हैं आपस में? देवप्रयाग में। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इसकी जो कुल लंबाई है 25 किलोमीटर गंगा नदी की, और ये भारत के सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है। साथ ही साथ 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था, याद रखिएगा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। तो अब ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? कि भारत में तो ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, तो जैसे ये भारत में गंगा नदी निकली तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, तो यहां से कौन सी नदी आके मिलती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जो बांग्लादेश में है वो जमुना नाम से जाना जाता है। जब ये आपस में मिलती है तो ये जाके मिलती है, बनती है पद्मा, और पद्मा ही आगे जाके बनती है मेघना। तो किस नाम से जाना जाता है इसमें? डी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि आप इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, देखिए गंगा नदी भारत से आ रही है, ठीक है, और ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम होता है जमुना। जमुना और ये जब मिलती है तो ये पद्मा बन जाती है, यहाँ पे देखिए पद्मा लिखा हुआ है, और ये पद्मा आगे मेघना के रूप में ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसके कई रूप हैं, जैसे गंगा, पद्मा, मेघना, और ये जो ब्रह्मपुत्र है इसको हम बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? जस्ट अभी हम लोगों ने किया था, कहां पे होता है? देवप्रयाग में। लेकिन और भी जानना आपको इंपॉर्टेंट है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा से आके मिलती है धौली गंगा, इसको याद रखिएगा। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार। रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी। देख रहे? तो ये आपको सब याद रखना है कि कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडारा, और देव प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी मिलती है नदी आके? भागीरथी। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित सही क्रम कौन सा है? श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलुज, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलुज, जास्कर, श्योक, सतलुज, स्पीति, जास्कर, सतलुज, श्योक, स्पीति। अब इसमें आपको नदियों का सही क्रम बताना है कि कौन सा है उत्तर में है, कौन सा सबसे दक्षिण। तो देखिए इसमें कॉमन बहुत है। देखिए सतलुज सबसे दक्षिण में है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। तो यदि ये सतलुज सबसे दक्षिण में है तो इसमें आंसर कौन सा है? 1 ए और बी में सतलुज दक्षिण में। श्योक क्या है? सबसे उत्तर में पाई जाती है, तो ए बी है। अब कंफ्यूजन है कि स्पीति जास्कर की जास्कर स्पीति, तो यहां पे क्या है? सबसे पहले है श्योक, जास्कर, स्पीति, फिर सतलुज। तो इस तरह कौन सा उत्तर आपका होगा? बिल्कुल बी वाला उत्तर बिल्कुल आपका होगा। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज, इस तरह ये आपका बी उत्तर बिल्कुल सही माना। फोर्थ, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? A1 दिबांग, 2 केमांग, 3 लोहित। आपको बताना है कि इसमें कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो आइए एक चित्र देख लेते हैं जिसके द्वारा आप इस उत्तर को आसानी से हल कर सकते हैं।
मैप ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो कौन कौन सी नदियां दी गई हैं? सहायक दिबांग, दिबांग देखिए ये पे दिख रही है। फिर है लोहित, लोहित भी आपको यहाँ पे ये दिख रही है ना, इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। और दूसरा है कामिंग, कामिंग जो यहाँ पे नहीं दिख रही, एक्चुअली क्या है, जिया भरली जो ये नदी है ये कामिंग के ही नाम से जानी जाती, कामिंग, इसको जिया भरली नदी को ही कामिंग नदी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि दिबांग, काबिंग, लोहित तीनों ही इसकी सहायक नदियां, तो इसका आंसर डी ही माना जाएगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन सी नदी, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती? 1 बराग, 2 लोहित, 3 सुबनसिरी। इन तीनों में कौन सी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? इस मानचित्र को देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहली कौन कौन सी नदी लोहित थी, लोहित ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से होकर बह रही है। और दूसरी सुबनसिरी है, सुबनसिरी भी ये देखिए अरुणाचल। जो तीसरी इंपॉर्टेंट है बराक, बराक आपको कहीं यहाँ पे नहीं दिख रही। उसका कारण है कि बराक अरुणाचल प्रदेश चौक है, इसका जो उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ी से होता है। मणिपुर की पहाड़ी से होते हुए ये जाके बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो बराक नदी इसका उत्तर नहीं होगा कि बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। इस आधार पे जो इसका उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3, लोहित और सुबनसिरी। क्वेश्चन 6, कुल खनिज मूल्यों में सर्वाधिक हिस्सा है? ए ईंधन खनिजों का, धात्विक खनिजों का, आध्यात्मिक खनिजों का, या आणविक खनिजों का। आध्यात्मिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आध्यात्मिक होगा एक्चुअली, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे इसका उत्तर सही कौन सा है? ए ईंधन खनिजों का, जिसके अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चूंकि ज़्यादा आता है इसलिए इसका जो सर्वाधिक जो मूल्य है वो इसी का ईंधन। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? ए मालवा का पठार, बी दक्कन का पठार, सी तिब्बत का पठार, डी छोटा नागपुर का पठार। जो इसका उत्तर है डी छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क से लेकर कोयला, मैग्नीज, सभी प्रकार की जो बहुमूल्य खनिज है जो किसी भी देश के उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है, वो सब छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। इसलिए खनिज पदार्थों की दृष्टि से छोटा नागपुर सबसे समृद्ध क्षेत्र। 8वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र है और बी में कौन सा खनिज है? मलजखंड, कुद्रेमुख, कोरबा, जादूगुड्डा, कोयला, तांबा, लोह अयस्क, यूरेनियम। तो इसका सबसे सही उत्तर कौन सा होगा बताइए आप लोग जल्दी से। सोचा आपने कुछ? जी देखिए, मलजखंड क्या है? तांबे का उत्पादन होता है, तो ये 2 वाला बिल्कुल सही। कुद्रेमुख बहुत सिंपल है, यदि आपको ध्यान है तो यहाँ लोह अयस्क होता है। कोरबा में कोयला होता है, सी से कोरबा, सी से कोल, और जादूगुड्डा यूरेनियम है। यदि आपको कम से कम 2 आते होंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित लौह अयस्क का कौन सा समूह उड़ीसा में स्थित है? गुरु महिंसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़, नोवा मुंडी। गुरु महिंसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़, बांसपानी, नोवा मुंडी, गोवा, पलामू, सिंदूरपुर, शिमोगा, चित्रकूट, बाबा बदून, बीजापुर। अब ये देखिए, चित्रकूट, बाबा बदून तो किस में है? कर्नाटका में। तो ये तो उत्तर आपका रहने से हुआ। गोवा, पलामू, यदि थोड़ा भी किसी को ध्यान होगा, गोवा पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। तो ये भी उत्तर होने से था। गुरु महिंसानी बिल्कुल सही है, सूलेपात भी है, बादाम पहाड़ भी है। लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया नोवा मुंडी कहाँ पे है? ये झारखंड में है। तो ये भी उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा सही होगा? बी, गुरु महिंसानी, सूलेपत, बादाम पहाड़ और बांसपानी। घाटशिला, सोनामाखी, मूसाबनी खाने किस खनिज उत्पादन से संबंधित? ए, लोह अयस्क, बी, मैग्नीज, सी, बॉक्साइट, डी, तांबा। ये किससे रिलेटेड है? डी, तांबा से। और ये सब किस राज्य में है? ये सब जितनी भी खाने ऊपर लिखी हैं ये झारखंड में है। इसको बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ये रटने वाली चीज है, कुछ लॉजिक लगा के अपने तरफ से इसको याद कर लीजिए। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकी विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921, 1941, 1931, 1951 में। जो इसका उत्तर है वो 1921 है। उसका कारण क्या है कि भारत में जो 1921 से पहले का जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम थी और 1921 में तो -0.31 थी। लेकिन जैसे ही 1931 आया, क्या हुई? जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई? 11% हो गई। 1941 में 14.22 हो गई और 1951 में 13.3 हो गई। तो आपने देखा कि 1921 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी? माइनस पे थी। लेकिन उसके पश्चात क्या हुई? लगातार तेज गति से बढ़ती गई। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? ए, सिक्किम, बी, मिजोरम, सी, त्रिपुरा और डी, अरुणाचल प्रदेश है। तो यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6.10, 6,10,000 के करीब करीब है। और मिजोरम की जनसंख्या, मिजोरम की है 10.970 लाख है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 13.83 लाख है। और जो चौथे नंबर पे है त्रिपुरा, इसकी जो जनसंख्या है वो है करीब 36.7 लाख, तो 71 लाख। तो इसका मतलब है जो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? ए, मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 14.2, 15.5, 16.5, 18.2। अब तो ये आसानी से आ गया होगा, मैंने कितनी बार इसको रिपीट कर दिया है। इसका उत्तर है 16.5%। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1951, 61, 61, 71, 71, 81, 81, 80। यदि हम इसको ध्यान से देखा जाए तो 51 और 61 के बीच रही है करीब 21.64, 61 से 71 के बीच रही है 24.8, फिर 71 से 81 के बीच रही है 24.6 और फिर रही है 23.8। तो ये बहुत क्लियर है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है वो करी हुई है 1961 से 71 के। किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिकाय का तात्पर्य जनसंख्या के घनत्व से, लोगों की निरपेक्ष जनसंख्या से, जनसंख्या संसाधन विकास से, जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि से। उसका उत्तर है बी, लोगों की निरपेक्ष जनसंख्या से। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? ए, कोयला और जिप्सम, बी, कोयला और लोहाया, सी, चूना पत्थर तथा जिप्सम, डी, चूना पत्थर तथा मैग्नीज। जो इसका उत्तर है वो क्या है? ए, कोयला और जिप्सम। ये जान लीजिए कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए करीब 5.5 टन रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें जो अनुपात है वो कोल का है 3.8 टन का, और लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन है वो 1.6 टन का है, और जो जिप्सम है
जो जिप्सम है वो है 0.38 टन का। तो इसका मतलब है कि जो सबसे अधिक जो ज़रूरत होती है वो हमको किसकी होती, कोयला और लाइमस्टोन और जिप्सम की। तो जहाँ भी ये मिलेगा हमको आसानी से, वहीं हम ये सीमेंट उद्योग की स्थापना हो जाएगी। तो ये कोयला और जिप्सम, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा तेल शोधन खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई? ए विशाखापट्टनम, बी नून माटी, सी बरौनी, डी मथुरा। इसमें क्या है, नून माटी ये कहाँ पे है, असम में है। और ये कब, ठीक है, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में 1982 में स्थापित की गई थी। बरौनी बिहार में है, 1964 में रशिया के उससे स्थापित की गई थी। और ये हम जानते हैं विशाखापट्टनम तो 1957 में। लेकिन जो भारत की सबसे पहली जो ऑयल रिफाइनरी 1901 में कहाँ, असम में डिगबोई में स्थापित की गई थी। इसके अलावा हम जानते हैं कि बॉम्बे हाई जो भारत में सबसे अधिक तेल निकालता है, 1976 में यहाँ उत्पादन स्टार्ट हुआ था। और विश्व की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो जामनगर में, हम लोगों ने पिछले एक प्रश्न में पढ़ ही चुके हैं। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना? ए रिसरा, बी टीटागढ़, सी बजबज और डी शिवपुर। तो इसका उत्तर है ए रिसरा में। और ये सब जान लीजिए कि कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ही है। और ये सब ही जूट की मिलें यहाँ पे स्थापित हैं, बजबज, टीटागढ़, शिवपुर में। लेकिन जो सबसे पहले हुआ था वो रिसरा में हुआ था। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहत बंदरगाहों के समीप स्थापित हैं, क्योंकि तेल क्षेत्र के अधिकतर तट के समीप स्थित है। आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े हैं। तकनीकी क्षमता सुलभ है। देखिए इसका जो उत्तर है, मैंने एक प्रश्न में पिछले ही बता चुका था। आयातित कच्चा तेल भारत करीब अपने उपयोग का 60% इंपोर्ट करता है। तो इसी कारण है कि जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं जो बड़ी बड़ी, वो कहाँ पे, तट पे ही स्थापित की गई हैं। 20 ताती पाका तेल शोधन किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पे, डी आंध्र प्रदेश में। और ये कब स्थापित किया गया था? 2001 में किया गया था। और ये ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ऑफ इंडिया की पहली रिफाइनरी है। पहली, जान लीजिएगा, क्योंकि भारत में जो ज़्यादातर रिफाइनरी किसकी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, भारत पेट्रोलियम की है, ऑयल इंडिया की है। लेकिन ONGC जो देश में तेल और गैस, प्राकृतिक गैस की खोज करता है, उसकी ये पहली रिफाइनरी है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी आंध्र प्रदेश में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए पश्चिम बंगाल में होता है। जान लीजिए ये कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल है तो निश्चित रूप से यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक इसको वर्षा की चाहिए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए? पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। और भारत में इसका केवल कमर्शियली यूज के लिए जो क्षेत्र रह गए। यही कारण है कि 1947 तक भारत सरकार ने इस जूट उत्पादन को काफ़ी प्रोत्साहित किया। और आज भी भारत विश्व का करीब 45% जूट का उत्पादन करता है। बांग्लादेश से भारत का प्रतिस्पर्धा चलती है जूट के उत्पादन को लेकर। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसलों का सही समूह है? ए गेहूं, धान, बाजरा, बी गेहूं, धान, गन्ना, सी धान, गन्ना, बाजरा, डी सरसों, जूट और चना। तो इसमें यदि आपको थोड़ा लॉजिक याद है और यदि पीछे के प्रश्न याद है तो हमें याद है कि गेहूं कौन सी है, रबी की फसल है। तो ये दोनों तो ए और बी तो बिल्कुल हट गए। और फिर सरसों भी क्या है, रबी की फसल है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ ये सी ऑप्शन बना, धान, गन्ना और बाजरा। इसका उत्तर बिल्कुल। 23वां प्रश्न, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी मेघालय में। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ए केरल में होता है। जान लीजिए कि इसमें थोड़ा बेसिक है कि भारत में जो ये रबड़ के बीज थे वो 1876 में हेनरी विलियम लेके आए थे। ठीक है, विलियम
लेके आए थे भारत में। और ये भूमध्य रेखीय फसल है, अर्थात इक्वेटर के दोनों तरफ होती है, और इसको वर्षा की मात्रा बहुत अधिक चाहिए। जहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, वहाँ इसको चूंकि भूमध्य रेखीय फसल है तो तापमान भी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। और केरल में भारत का करीब करीब कितना 90% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। और जो प्रमुख जिले हैं केरल के वो कौन से हैं? एर्नाकुलम, कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कोल्लम, ये 3 प्रमुख जिले हैं जहां केरल के, जहां पे इस प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। 24वां प्रश्न, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की कृषि को, मधुमक्खी पालन को, रेशम कीट पालन को और जल में पौधा उगाने को। तो देखिएगा, जो अंगूर की कृषि को उसको हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। सब में कल्चर जोड़ लीजिएगा। विटी। मधुमक्खी के जो पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर कहते हैं। रेशम के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। और जल में पौधों को उगाने को कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर, तो इसका उत्तर क्या है? सी, रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर। सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जो 20 हेक्टेयर से अधिक, 10 से 15 हेक्टेयर, 5 से 10 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत किसान का मतलब होता है मार्जिनल होल्डिंग जिसके पास हो। तो इसका उत्तर क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। ये तो सीमांत लाल सबसे छोटे हो गए। और जो मध्यम होते हैं, मध्यम के पास करीब होते हैं 2 से 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर होते हैं। और जो बड़ी जोत के होते हैं, मध्यम में भी हम कई वर्गों में बांट देते हैं, कहीं कहीं 10 हेक्टेयर तक जोड़ लेते हैं। और जो बड़ी जोत होती है उनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। तो याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम क्या होते हैं? सीमांत होते हैं। 1 से 2 छोटी जोत होंगे, 2 से 4 सेमी मीडियम होल्डिंग्स होंगी, 4 से 10 मीडियम होल्डिंग्स होंगी, और जो लार्ज होल्डिंग्स होंगी वो 10 हेक्टेयर से अधिक होंगी। और लेकिन जो लार्ज हेक्टेयर वो क्या है? केवल 10.59% वालों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इसका मतलब भारत में अधिक किसान किसके अंदर आते हैं? सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं।